हेलो दोस्तों, ये है 4 अगस्त और देख लेते हैं आज का करंट अफेयर मतलब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन। पहला है, इंडियाज वेस्ट एशिया रिलेशन आर नो लॉन्गर व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन। देखिए, पहले जो इंडिया का वेस्ट एशिया की तरफ पॉलिसी था वो इन इजराइल पैलेस्टाइन के व्यू से देखा जाता था, बट थ्रू द चेंजिंग सिक्योरिटी लैंडस्केप इन द रीजन पर्टेनिंग टू ईरान। ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है वहाँ का जियोपॉलिटिकल सब कुछ, ठीक है, उसलिए अभी थोड़ा ईरान में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पहले जो हम लोग देखते थे इंडिया का वेस्ट एशिया पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं हमारा कंटेंशन मतलब हम लोग कोई एक तरफ इंक्लाइन नहीं हो पाते थे दैट किसको सपोर्ट करे, इसराइल को सपोर्ट करे या पैलेस्टाइन को सपोर्ट करे। ठीक है, पहले यहाँ इधर था, इस कंट्री के साथ था, बट अभी चूंकि क्लियर हो गया, नरेंद्र मोदी विजिट कर गया वहाँ पर और हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बन गया, तो हमारा उनको लेकर इसराइल पैलेस्टीन को लेकर एक स्टेबल अभी रिलेशन चल रहा है फिलहाल, अभी के सिचुएशन में देखा जा रहा है ना। बट वही चीज़ ईरान के साथ डोल मटोल हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दैट रिसेंटली अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, उसके बाद सऊदी भी बहुत ईरान को नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब आइसोलेट कर रहा है। तो इस रीजन में देखा जा रहा है इंडिया का भी कहीं ना कहीं पॉलिसी ऐसा शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे इंडिया भी ईरान को कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा उतना भाव नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए था, जितना पहले देता था ओबामा के समय, रिजिम के समय। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको डिस्कस करना है ना। तो डिस्कस करेंगे तो देखिए, दोनों एंगल देंगे। पहले तो इसराइल पैलेस्टीन के साथ हमारा रिलेशन क्या था वो उसका एंगल लिख लेंगे, दूसरे एंगल में लिखेंगे दैट हमारा ईरान के साथ क्यों चेंज कर रहा है। ठीक है, और ईरान के साथ जो ऐसे डायनामिक्स चेंज कर रहा है, हमें फ्यूचर में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ऐसा चीज़ ना हो। ठीक है, तो 3 एंगल हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिख लिया था। वेस्ट एशिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा बात है। इंडियाज नीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ लेड टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज। मतलब इंडिया का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नीड है, जो कि हम बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे हैं दैट हम लोग कंट्री डेवलप करें, ग्रोथ करें। ठीक है, तो हमारा जो नीड है ये ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ लीड टू कहीं ना कहीं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर नहीं भी वर्ड, कोई दूसरा वर्ड यूज कर लीजिएगा, मतलब टोल मटोल जिसको हिंदी में कहते हैं ना, को क्या फ्लिप फ्लॉप, हाँ फ्लिप फ्लॉप है ना, हमारा डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्लिप फ्लॉप कर रहा है रिलेशन। ठीक है, अभी हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है इसराइल और पैलेस्टीन के साथ, बट प्रेडिक्टेबिलिटी ईरान के साथ कम गया है ना, तो फ्लिप फ्लॉप किया ना, तो यही है। अच्छा, अब लिखते हैं दैट ईरान के साथ क्या क्या रिलेशन था और कैसे कैसे अभी रिलेशन चेंज हुआ, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बहुत छोटे में लिख लिया है, बट आप इसको बड़ा करके और भी इसको डबल कर सकते हो, ये गारंटी दे रहा हूँ, है ना। रिसेंट विजिट ऑफ द हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट इसराइल में हुआ था, दैट हैज़ गिवन अ न्यू टर्न टू दिस जियो पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ईरान और इसराइल और पैलेस्टीन को हाइफनेटेड करके देखते थे, पर अभी नाउ वी हैव डीहाइफनाइज्ड दिस टू कंट्रीज। ठीक है, देर इज डेविएशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी फ्रॉम अर्लियर कंसिडर्ड अपार्थिड रिजीम। पहले इंडिया कंसिडर करता था दैट इसराइल अपार्थिड रिजीम अपना रहा है पैलेस्टीन के खिलाफ। ठीक है, बट अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मैं रीज़न दे दे रहा हूँ, वो मैंने बताया, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप अपना आंसर में लिख लेना। क्योंकि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न अभी हमारा सब टॉप मोस्ट पोजीशन में है ना, और उस सिचुएशन में जैसा जहां हमारे बाजू में दो दो ऐसे बदमाश कंट्रीज है, जो चाइना और पाकिस्तान तो है ही, मतलब पाकिस्तान तो खैर पूंछ है कुत्ते का जो कभी सीधा नहीं हो सकता, बट चाइना भी अभी बहुत हमारे ऊपर में डोमिनेंस दिखा रहा है। मतलब वो ऐसा कर रहा है चाइना, जिससे क्या वो अपना रीजनल सुप्रीमेसी मेंटेन करना चाहता है और अपने से छोटे छोटे कंट्री को दबाना चाहता है ना। डोकलम प्लेटू वाला तो देख ही रहा है। ठीक है, तो देखिए मतलब वही बोल रहा हूँ ना दैट पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान का तो कुछ हो नहीं सकता, बट चाइना भी अभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना दोनों मिल गए हैं और इंडिया को दबाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा इस डेविएशन को अनिवार्य था यार। अभी अगर इसराइल के साथ हम रिलेशंस बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा ना, उनका बहुत ज़्यादा डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। इनफैक्ट ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं जो दुनिया में मतलब बहुत हाईली टेक्निकल जिसको बोला जाता है, मतलब इससे अच्छा कोई नहीं बनाता। इनफैक्ट कुछ कुछ तो इक्विपमेंट्स आपका जाके अमेरिका का वाला भी लोग खरीदते हैं, अमेरिका गवर्नमेंट भी खरीदती है। ठीक है, तो
इतना अच्छा बनता है ना। और इसके साथ क्या बोलते हैं, इसराइल के साथ डिफेंस रिलेशन बनाने का ये भी फ़ायदा है ना, हम अगर अमेरिका के साथ कोई डिफेंस रिलेशन करेंगे तो वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता है, बट इसराइल टेक्नोलॉजी भी फ्री का दे देता है, ठीक है। मतलब उस टेक्नोलॉजी को लेकर बाद में अब खुद भी मेक इन इंडिया कर सकते हो, है ना। तो ये फ़ायदा है इसराइल के साथ, है ना। तो यही बोला गया दैट हमारा डेविएशन है, पहले हम लोग अपार्थीड नेचर अपनाते थे, दैट इसराइल को हम लोग अपार्थीड मानते थे, बट अभी सिक्योरिटी रीजंस के कारण इंडिया के हम लोगों का पॉलिसी थोड़ा चेंज हुआ है ना। वी हैव लेट इट हैज़ लेड टू द डीहाइफिनेशन ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन, ठीक है। हम लोगों ने इसराइल और पैलेस्टाइन को डीहाइफिनेटेड कर दिया, अब अलग अलग तरीके से देखते थे। पहले एक ही में बोल देते थे इसराइल पैलेस्टाइन, बट अभी अलग अलग कर रहे हैं। बट साथ ही साथ हम लोगों ने इंश्योर किया है इसराइल के साथ, तो हमने स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाया, बट ऐसा नहीं शो किया दैट हम पैलेस्टाइन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैलेस्टीन के साथ भी हमारा रिलेशंस वैसा ही है, क्योंकि जब मोदी जी गए थे इसराइल, उससे पहले पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ग्रीट किया था, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है दैट पैलेस्टीन के साथ भी हम लोगों का रिलेशन ऐसा नहीं है तो उसको भाव दे रहे तो इसको पूरा गिरा दिया, दोनों को लेकर हम लोग चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया हमारा मतलब उसके साथ इजराइल और पैलेस्टीन वाला इशू। अब आ जाते ईरान वाला, है ना। ईरान वाले लिखने से पहले मैंने एक अलग सा लाइन लिखा है दैट बिजनेस ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक टाइज हैज लेड टू द बैलेंस्ड रिलेशन ऑफ इंडिया इन वेस्ट एशिया। हमारा जो बिजनेस जो करते हैं हम लोग, जैसे आईटी वाला बिजनेस है, ठीक है, और भी दूसरे छोटे मोटे बिजनेस है, ट्रेड करते हैं हम, ट्रेड किस में, तेल में करते हैं ना। स्ट्रैटेजिक टाइज तो अब पता ही चल गया, अभी स्ट्रैटेजिक टाइज तो है ही, क्या बोलते हैं, अब इसराइल के साथ हो गया, और पहले से कुछ कुछ कंट्रीज़ के साथ तो है ही, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ भी आप स्ट्रैटेजिक टाइप बोल सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास बहुत ज़्यादा तेल है ना। तो फ्यूचर में हम तो तेल सऊदी अरबिया के साथ ही ना ट्रेड करेंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा फ़ायदा भी है वहाँ पे, क्योंकि हमारे डायस्पोरा भी उधर रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आता है हमारा इंडिया में सऊदी अरबिया से, ठीक है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। हाउएवर ईरान्स पॉलिसी ऑफ इंडिया सीम्स टेकिंग ए न्यू टर्न, ठीक है। मतलब अभी ईरान वाला अच्छे से हम दिखा रहे हैं, क्यों ईरान का पॉलिसी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है ना। पहले ओबामा के रिजीम के समय अलग था, क्योंकि वहाँ पे P5+1 में एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था इसराइल ईरान के साथ, दैट न्यूक्लियर डील, जिससे ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर दे, ठीक है। तो ईरान ने मान गया था, और साथ ही साथ उसमें सैंक्शन भी हटा दिया था। फिर ट्रंप आकर फिर से सैंक्शन लगा दिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं अपना रिलेशन सऊदी अरबिया के साथ ज़्यादा क्लोज करने, ठीक है। सऊदी अरबिया के साथ अगर क्लोज करना चाहते हैं तो सऊदी अरबिया का ईरान के साथ नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग शिया सुन्नी कंट्री है ना। तो इसीलिए भी मतलब जियोपॉलिटिक्स वहाँ पर डेंजर चेंज हो रहा है। और इसके कारण हमारा क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा थोड़ा वेस्ट इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो वेस्ट इंक्लिनेशन है, मतलब यूएस जो करता है, हम थोड़ा यूएस को ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट इज रिसेंट सुप्रीम लीडर। अभी रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान दिया था, बोला था दैट कश्मीर के लोग बहुत तड़प रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो बताना चाहते हैं दैट इंडिया, तुम जो यूएस वाले जो कर रहे हैं वो उससे तुम बाज आ जाओ, ठीक है। वो हम लोग मतलब ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन था दैट तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हम जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कश्मीर इशू को लेकर, समझ रहे बात। तो इसलिए भी हमारा रिलेशन कुछ ना कहीं टलमटोल गया है। साथ ही साथ ईरान गिविंग फरजाद बी गैस प्लांट प्रोजेक्ट टू रशियन कंपनी, वो फरजाद बी गैस प्लांट प्रोजेक्ट पर्शियन गल्फ में, जो क्या हमारे ओएनजीसी ने डिस्कवर किया था, उसको रशिया के कंपनी को दे रहा है। सो दिस इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल फर्स्ट, मतलब इससे थोड़ा तो रिलेशन गड़बड़ाएगा ही ना यार। नाउ रिसेंट इंडियाज क्लोजनेस टू इसराइल, इसराइल के साथ भी क्लोजनेस बढ़ा। अब इसराइल क्या है ना, इसराइल ऐसा कंट्री है जिसका किसी के साथ वेस्ट एशिया में पड़ता नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी कंट्री नहीं चाहता है दैट इसराइल का मतलब इसराइल वहाँ पे हो एक्चुअली, क्योंकि वो लोग बोलते हैं दैट इज़ अ मुस्लिम लैंड, है ना, और इसराइल बोलता है नहीं दैट इज़ ज्यूज लैंड। तो इसका तो एक पुराना हिस्ट्री है, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इसलिए मतलब किसी की पड़ती नहीं है, और हमारे इसराइल के साथ अभी रिसेंटली ज़्यादा क्लोजनेस आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं टल मटोल रहा है। अब एक वे फॉरवर्ड पॉइंट लिखो, टल मटोल तो रहा है, बट हमें ईरान हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। तो ईरान के साथ हमें अपने टाइज को अच्छे से बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ रीजन भी मैंने लिख दिया है। तापी जैसे गैस पाइपलाइन है, वो ईरान से ही ना गुजरता है यार, है ना। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो
अरे मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, है ना, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। मैं सोचा यार तापी वहाँ से कैसे गुजर रहा है, यहाँ पे आईपीआई होना चाहिए, है ना, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, है ना, वहीं पे मैं कंफ्यूज कर गया था यार, मैंने तापी क्यों लिख दिया, है ना। तो एनीवेज एक पाइपलाइन, ये गलत है दोस्तों, ये है यहाँ पे होगा आईपीआई, है ना, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। तो वो वाला गैस हमारे इधर से गुजर गुजर सकता है अगर हम लोगों ने इसमें एग्रीमेंट साइन कर लिया, बट पाकिस्तान के लिए साइन नहीं हो पा रहा है। बट एनीवेज एक चीज़ अच्छा हमने लिख दिया। साथ ही साथ डायस्पोरा इशू है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डायस्पोरा हमारा ईरान में रहता है ना, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर हमारा गुजर रहा है, जो क्या वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, वेस्ट एशिया साथ ही साथ उधर से रशिया, यूरोप, ये लोग को भी कनेक्ट कर देगा। गैस प्रोजेक्ट हमारा तो हमने बोला ही, फरजाद बी वाला। ट्रेडिशनल इमेज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंडिया का पहले से इमेज था नॉन अलाइनमेंट का, बट अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इंडिया का अलाइनमेंट हो जा रहा है एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के हैं, जैसे यूएस, है ना, सऊदी, ये लोग तो सब कोई अलाइन है यार अल्टीमेटली। तो यहाँ के साथ हमारा भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ता रह रहा है ना। तो दिस वॉज अबाउट इट गाइज, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। As the guardian of public purse, Parliament must play a greater role in budgetary governance. Do you think there is a need of to establish a parliamentary budget office in the Parliament? क्या आपको लगता है पार्लियामेंट्री बजट एक ऑफिस, एक अलग सा ऑफिस बनाना चाहिए जो कि पार्लियामेंट का बजट को काबू करता है अलग से, ठीक है? क्यों, किस कंटेक्स्ट में? एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पार्लियामेंट मस्ट प्ले अ ग्रेटर रोल इन बजटरी गवर्नेंस, है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटेड है उसके तहत बोला गया है दैट पार्लियामेंट को एज अ पब्लिक का पर्स का सुरक्षा करना है, ठीक है। इसके तहत वो लोग पार्लियामेंट ही अभी बजट बनाती है, ठीक है। तो बट बजट को स्क्रूटनाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, है ना। बजट के डिफरेंट अलग अलग प्रोविजंस कौन करना चाहिए, उसके लिए कोई टेक्निकल टीम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे खामियों के कारण हम लोग बोल सकते हैं दैट अभी एक पार्लियामेंट बजट ऑफिस का ज़रूरत है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मतलब देखिए, दूसरा पार्ट तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा तो हाँ हमें चाहिए, बट कहीं ना कहीं चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को भी हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, और पहला वाले को डिकोड करते हैं पहले, है ना। पहला वाला देखिए, डिकोड करने से ना, हाँ मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, पहला वाला डिकोड अगर करेंगे तो उसमें क्या लिखेगा आप बताइए ना। मतलब पार्लियामेंट मस्ट प्ले ग्रेटर रोल इन बजटरी गवर्नेंस एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। मतलब ये क्यों नहीं कर पा रहा है, व्हाट आर द रीजंस दैट पार्लियामेंट अभी ये ग्रेटर बजट नहीं कर पा रहा है, वो वाला चीज़ तो मैं यहीं पर लिख दूंगा, इसी सेकंड पार्ट में ही घुसा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले वाले का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, दूसरे वाले पार्ट का दो पार्ट लिखा है मैंने, ठीक है, आपको जो मैंने डिस्कस किया, और साथ ही साथ एक वे फॉरवर्ड पॉइंट। तो 3 पार्ट तो ऐसे ही हो गया, वे फॉरवर्ड पॉइंट में भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। Constitutionally mandate of Parliament as a guardian of public purse to uphold the its mandation of accountability. अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट दिया पार्लियामेंट को दैट आप पब्लिक पर्स का रखवाली करो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दैट पार्लियामेंट इस रखवाली करने में असक्षम है, ठीक है। तो वो रीजंस आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वो रीजंस क्या बताएंगे वो इसी में मैंने इंक्लूड कर लिया है ना, इसलिए मैंने रीजंस को अलग से नहीं बताया, मैं यही बोलना वाला था आपको। तो चलिए देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन आपसे क्या सेकंड वाला पार्ट पूछा था, डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। हाँ, एक तो नीड तो है, बट नीड नहीं है दूसरा पार्ट में हम नहीं बोल सकते, बट कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो चैलेंजेस को आप लोग को लिखना है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मतलब वो नहीं भी आप बोल सकते हैं, मतलब उसका वही दोनों एंगल है इसका, है ना। हाँ नहीं आप ले लो, या फिर हाँ चैलेंज ले लो, कुछ भी अब सोच लो। बट चलिए देख लेते हैं। यस, नीड क्यों है, क्योंकि स्क्रूटनाइजेशन को ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी एग्जीक्यूटिव ही बनाते हैं सारे बजट, ठीक है। अभी अगर उसको एग्जीक्यूटिव के पल्ला से हटा दे तो एक इंडिपेंडेंसी आ जाएगा उस पर, है ना। मतलब एग्जीक्यूटिव उस पर काबू नहीं कर पाएगा, है ना। इससे क्या होगा, स्क्रूटनाइजेशन जो होता है, जो क्या चेक एंड बैलेंसेस बनाया जाता है बजट को, क्या क्या बजट में लाया जाए, क्या क्या प्रोविजंस लाया जाए, वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकता है ना। और बेहतर तरीके से होगा तो क्या फ़ायदा होगा हमें, गवर्नेंस अच्छा होगा, है ना। मतलब जो
पब्लिक को फ़ायदा मिलने वाला था, जो रिस्पेक्टिवली पहले फ़ायदा मिलता था उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो यही सब है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ डिबेट इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग को बेटर इंसाइट्स ऑफ मैटर मिलेगा। अब देखिए वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स रहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना जब इंडिपेंडेंसी ले रहे हैं तो किसी एरिगोडो नथुपैडू को उठा लो, एक्सपर्ट ही रखोगे वहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपर्ट रखोगे तो वो लोग क्वालिटी ऑफ डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग हाईली टेक्निकल बातें बोलेंगे वो लोग। अब ऐसा तो नहीं है जो इतना भी टेक्निकल नहीं होगा जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से उपड़ेगा, ठीक है, उतना भी टेक्निकल नहीं होगा, बट स्टिल वो लोग सब कुछ हर एक हॉलिस्टिक एंगल से देखते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि सोच कोई अगर हेल्थ एक्सपर्ट को बुला लिया तो वो अच्छे से देखेगा दैट नहीं, हेल्थ के रीजन में उसे पता है दैट क्या क्या कमियां हैं, है ना, किस किस रीजन में हमको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है ना, हेल्थ मिनिस्टर बताता है दैट हाँ यहाँ वहाँ बता दीजिए। अब उसको कैसे पता भाई हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर थोड़ा ना खुद का डॉक्टर था, मतलब हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर हो भी सकता है, बट सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैंडेट नहीं है दैट मिनिस्टर को उस प्रोफेशन से होना अनिवार्य है, ऐसा तो मैंडेट नहीं है, कोई भी कुछ भी मिनिस्टर बन सकता है ना। तो उसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्सपर्ट्स रहेगा तो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो लोग अपने होलिस्टिक एंगल से देखेंगे। तो इसलिए हमें भी एक नॉर्मल इंसान को भी बेटर इंसाइट्स मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो खुद होलिस्टिक एंगल से देखेंगे, बट वो लोग तोड़ मरोड़ के हम लोग को अच्छे से समझा देंगे दैट एक्चुअली में क्या मैटर है, जो कि अभी के मिनिस्टर्स समझा नहीं पाते हैं, है ना। एक्सपर्ट्स रहेंगे हर फील्ड के, तो फ्यूचर हमें इंश्योर कर सकते हैं दैट हमारा फ्यूचर जो इंडिया का है सेफ हैंड्स में जाने वाला है ना। क्योंकि देखिए वही लोग अल्टीमेटली अगर बनाएंगे पॉलिसी, तो पॉलिसी तो अल्टीमेटली नॉर्मल लोग ही नहीं अफेक्ट होते हैं। अब नॉर्मल लोग अगर अच्छे से अफेक्ट हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे, तो लोगों को सिस्टम पे भरोसा आएगा, सिस्टम में भरोसा आएगा तो हम भी सिस्टम को कॉपरेट करेंगे, जो कि अभी लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर कॉपरेट करेंगे तो सोचिए अगर जनता अगर कॉपरेट करने लग गई सरकार को, तो सरकार कहाँ से कहाँ चली जाएगी, है ना। देर इज अ डिस्कोर्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन विच विल डिक्रीज, है ना। ये पार्लियामेंट्री, ये जो ऑफिस बनाएंगे, ये ऑफिस जो क्या नाम है इसका, पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस अगर बनाएंगे, तो अभी जो डिस्कोर्स हो रहा है गवर्नमेंट और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो डिस्कोर्स नहीं होगा। डिस्कोर्स मतलब तर्कातर्की, गवर्नमेंट बोलती है नहीं इस हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा जाना चाहिए, अब हेल्थ वाले बोलते हैं नहीं भैया आप तो पैसा ही नहीं एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। तो वही ना, मतलब एक्चुअली जो पैसा जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, इसका मतलब एक्चुअल तो यही ना बात है। और अगर एक्सपर्ट अगर आ जाएंगे वहाँ पर, तो एक्सपर्ट्स लोग जानते हैं दैट अरे यार हम तो मेडिकल फील्ड से ही है, हमको तो सब कुछ पता है ना। तो वो एकदम एग्जैक्ट स्टेक होल्डर से पूछेंगे बताओ कहाँ पर कितना पैसा चाहिए, ठीक है। या फिर वो लोग खुद ही जो भी करेंगे यार, वो लोग का खुद का कैलकुलेशन, हम लोग को क्या नाक गलाना है उसमें। तो एनीवेज वो डिस्कोर्स घट जाएगा, अभी जो तर्कातर्की होता है उससे तर्कातर्की घट जाएगा। जैसे मैंने आरबीआई का पॉलिसी वाला दिया दैट आरबीआई और गवर्नमेंट में बहुत तर्कातर्की रहता है। आरबीआई बोलता है नहीं गवर्नमेंट उतना लेवरेज दे रही है, गवर्नमेंट बोलता है हाँ लेवरेज तो देना ही पड़ेगा भैया, नहीं देने से सरकार कैसे चलेगा हमारा, ठीक है। तो वो नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत घट सकता है इससे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, मज़ा आ जाएगा यही आपका 2 नंबर ले लेगा ये पॉइंट, है ना। वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ होता है ना, जो अब देखिए सरकार अगर कोई भी बजट एलोकेशन लाती है वो वोट देख कर लाती है, अरे यार चलो हम तो ये कास्ट के उस रीजन से हमको इतना वोट तो गारंटी मिल जाएगा, चलो वहाँ पर हम ज़्यादा डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगा अभी, क्योंकि सरकार के लोग नहीं बनाएंगे, है ना। अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगा बजट, तो वो मतलब अच्छा देगा, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से निजात पाया जा सकता है, ठीक है। तो इतने अच्छे बातें आप लिख सकते हो दैट हाँ चलो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी है, क्या चैलेंजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ये क्या आप इंडिपेंडेंट मेंबर इंश्योर कर सकते हो? ऐसा भी तो सरकार कर सकती है, मतलब ऐसा लेजिस्लेशन जाए जो क्या सरकार खुद सेलेक्ट करे उन लोगों को, तो क्या फ़ायदा यार। अब सरकार अगर सेलेक्ट करेगी तो मतलब सरकार के लोग हो गए वो, है ना। और जो भी मतलब सरकार जैसे चुटकी बजाएगी वो लोग उसी चुटकी पे नाचते रहेंगे, है ना। तो ये एक चैलेंज है वन ऑफ द। साथ ही साथ रोल मस्ट नॉट बी रिकमेंडरी इन नेचर, है ना। बहुत जगह ऐसा देखा गया है दैट, अब एनएचआरसी ही ले लीजिए, है ना, वो कुछ भी रिकमेंड करता है तो बट वो रिकमेंड कर सकता है, वो मैंडेटरी इन्फोर्स नहीं कर सकता है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो वही उसी टाइप का बोला गया दैट यहाँ पे ठीक है अगर बनाओगे भी तो ठीक है बनाओ, बट वो जो होना चाहिए रिकमेंडरी उसका नेचर नहीं होना चाहिए, वो जो बोले वही चीज़ सरकार को मानना पड़ेगा, मैंडेटरी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग एक्सपर्ट का बात बोल रहे हैं ना।
नेक्स्ट इज वायबिलिटी इन लॉन्ग रन, भी इसका डाउट किया जा रहा है दैट लॉन्ग रन में इसका कैसे वायबिलिटी होगा, क्योंकि सरकार आते आते सब कुछ चेंज कर देती है, जो सरकार रहती है वो अपने तरफ से देश को चलाती है। तो यही बोला जा रहा है, कंसर्न जताया जा रहा है दैट वायबिलिटी इसका लॉन्ग रन में क्या रहेगा इस इंस्टीट्यूशन अगर बन भी गया तो। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड मतलब थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख दीजिए। दैट हाई टाइम फॉर द रिफॉर्म, अभी जो है रिफॉर्म के लिए बहुत हाई टाइम है, क्योंकि इंडिया का ऐसा स्टेज में है जहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, बट हमें इस इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं रखना है जो किसी कंट्री से हम नीचे चला जाए। ठीक है, तो सिंस इट इज़ हाई टाइम बट मस्ट बी बैक्ड बाय द प्रॉपर लेजिस्लेटिव, मतलब वो तो बन जाए इंस्टीट्यूशन, तो पीबीए जो है क्या फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, एनीवेज वो तो इंस्टीट्यूशन को बनना चाहिए, बट इट मस्ट बी बैक्ड बाय द प्रॉपर लेजिस्लेटिव बैकअप। नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास मत करो भैया, आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंज भी लाना पड़े तो लाओ, बट अच्छे से लेजिस्लेटिव बैकअप दो उसको, है ना, स्टैट्यूटरी बनाओ। इंश्योर इंडिपेंडेंसी उसको इंश्योर करवाना पड़ेगा, मतलब सरकार अपने जिससे लोग ना सेलेक्ट करे। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टडी अदर कंट्रीज हु अडॉप्टेड दिस, मतलब दूसरे कंट्रीज जिन्होंने बड़े बड़े कंट्रीज ने भी सब अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग मतलब हीरोगिरी मार के खुद से बोल देते चलो भैया वो इंस्टीट्यूट जॉन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरे कंट्रीज़ ने जो गलती किया है वो चीज़ हम तब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, है ना। अब सोचिए किसी एक्स कंट्री ने ये इस एक्स कंट्री के पास पहले से ये है, तो उनसे हम लोगों ने पूछ लिया भैया आप बताओ आपके पास क्या क्या कमियां हुई थी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो वो सारे प्रॉब्लम जिससे हम लोग कंसल्ट कर सके, हम लोग अच्छे अच्छे मतलब इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएगी जिससे सब कुछ सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो इतने सारे अगर पॉइंट लिख दीजिएगा तो मस्त नंबर तो पक्के मिलने हैं आपको। ठीक है, सो गाइस दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू गाइस।